आज के टॉपिक में हम मुगल कालीन इतिहास के बारे में देखते हैं। मुगल वंश, मैंने पहले ही चर्चा सिलेबस जिसमें डिस्कस किया था उसमें मैंने चर्चा किया था कि जो मध्यकालीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास को दो भागों में हम बांट करके इसका अध्ययन करते हैं, दो भागों में डिवाइड करके इसका अध्ययन किया जाता है। एक दिल्ली सल्तनत के इतिहास के रूप में, दूसरा मुगलकालीन इतिहास के रूप में। तो दिल्ली सल्तनत के इतिहास के संदर्भ में मैंने चर्चा कर दिया था। अब जब मुगलकालीन इतिहास के संदर्भ में देखते हैं तो जो ये मुगलिया सल्तनत थी, जो मुगल वंश था, इस मुगल वंश की स्थापना किसने किया था? बाबर ने। किसने किया था? बाबर ने। यह तो स्पष्ट है कि भारत में मुगल सत्ता की स्थापना बाबर जैसे आक्रांता ने की थी, किंतु यह बाबर कौन था, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, जरा इस पर गौर करते हैं, देखते हैं। ये जो बाबर था, बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को कहां पे हुआ था? फरगना में हुआ था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ था। इस समय फरगना की राजधानी क्या थी? अंदीजन। फरगना की राजधानी क्या थी? अंदीजन थी। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था और माता का नाम कुतलग निगार खानम था। पिता के नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा और माता का नाम कुतलग निगार खानम था। तो मैंने कहा कि बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना राज्य में हुआ था और इस समय फरगना के शासक कौन हुआ करते थे? उमर शेख मिर्जा। फरगना का शासक यानी फरगना क्षेत्र में शासन कौन कर रहे थे? बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा शासन कर रहे थे। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि बाबर के रक्त में दो खूंखार जातियों का रक्त प्रवाहित था। ऐसा क्या कहा जाता है कि बाबर के रक्त में दो खूंखार जातियों का रक्त प्रवाहित था, क्योंकि बाबर एक तरफ जहां पिता की तरफ से तैमूरियों का 5वां वंश था, एक तरफ पिता की तरफ से जहां तैमूरियों का 5वां वंश था, वहीं माता की तरफ से चंगेज खां का 14वां वंशज था। माता की तरफ से चंगेज खां का 14वां वंशज था। तो इस मध्यकाल में हम देखते हैं दो खूंखार लड़ाकू जातियां कौन थी? एक थी तैमूर, दूसरा था चंगेज खां। ये जो तैमूर और चंगेज खां था, इन दोनों का जो सम्मिलित रक्त था, यानी खूंखार, इन दो खूंखार जातियों को जो रक्त था वह बाबर के शरीर में प्रवाहित था। कहने का आशय यह है कि बाबर भी एक कहा जा सकता है कि एक लड़ाकू योद्धा के जो गुण होते हैं, जो उसके ब्लड में, जीन्स में जो चीज होनी चाहिए, वह चीज बाबर के अंदर पहले से ही विद्यमान थी। ठीक है, तो मैंने कहा, अब देखते हैं कि मैंने कहा बाबर के जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था और इसके पिता जो उमर शेख मिर्जा थे, वह फरगना राज्य के शासक थे। 1494 ईस्वी में बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो गई। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो गई। जब उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हुई, ऐसे में बाबर 1483 में जन्म हुआ है, 1494 में अपने पिता का राज्य कौन है? फरगना का यह शासक बना। कितने वर्ष की अवस्था में? 1483 में जन्म हुआ है, 1494 में बाबर अपने पिता फरगना के राज्य का शासक बनता है। उसमें उसकी उम्र कितनी है? 11 वर्ष। कितनी उम्र है? 11 वर्ष। तो मैंने कहा कि पिता की मृत्यु हो जाने के पश्चात बाबर 1494 ईस्वी में फरगना का शासक बना। जब बाबर फरगना का शासक बना, इसने अपने पूर्वजों की राजधानी समरकंद पर अधिकार करने की योजना बनाई। पूर्वजों की राजधानी समरकंद, मैंने कहा कि पहले भी मैंने चर्चा किया है कि जो तैमूर था जिसने भारत पर 1398 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान नासरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था, इसी तैमूर ने न सिर्फ भारत पर आक्रमण करके धन संपदा लूटी थी, बल्कि इसी तैमूर ने मध्य एशिया में एक विशाल साम्राज्य स्थापित करके उस विशाल साम्राज्य की राजधानी कहां बनाई थी? समरकंद। मैंने क्या कहा कि बाबर ने 1494 से जब फरगना का शासक बना तो उसने अपने पूर्वजों की राजधानी समरकंद पर अधिकार करने की योजना बनाई। तो उसका बाबर का पूर्वज कौन है? तैमूर है। तैमूर ने मध्य एशिया में एक विशाल साम्राज्य स्थापित करके समरकंद को अपनी राजधानी बनाई थी। तो बाबर भी बाबर था, अपने पूर्वजों की राजधानी समरकंद पर अधिकार करना चाहता था। ठीक है, अब जरा समरकंद की जो यथास्थिति उसके संदर्भ में देखते हैं। तैमूर हुआ क्या था कि यद्यप मध्य एशिया में विशाल साम्राज्य स्थापित करके समरकंद को राजधानी तैमूर ने बनाई थी, किंतु हुआ क्या था कि तैमूर की मृत्यु के पश्चात जो उसके उत्तराधिकारी थे वे धीरे धीरे अयोग्य साबित होने लगे। तो तैमूर के अयोग्य उत्तराधिकारियों के काल में तैमूर राज्य के अंतर्गत अनेक छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ था। और इस समय मध्य एशिया में तीन महत्वपूर्ण शक्तियां थी। वे शक्तियां कौन कौन सी थी?
उज्बेक, सफवी और उस्मानवी। उज्बेक, सफवी और उस्मानवी। तो मैंने कहा कि तैमूर की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारियों के काल में जब तैमूर राज्य छोटे छोटे इस्लामी राज्यों में बट गया, तो ऐसे में मध्य एशिया की जो 3 प्रमुख शक्तियां थी, इन तीनों शक्तियों ने तैमूरी राज्य, जो छोटे छोटे राज्य अस्तित्व में विद्यमान हो चुके थे, उन राज्यों पर अधिकार करने हेतु प्रयत्नशील थे। तो इस समय मध्य एशिया में 3 महत्वपूर्ण शक्तियां कौन थी? उज्बेक, सफवी और उस्मानवी। उज्बेक जो शक्ति थी, यह तुर्क व मंगोल का सम्मिलित रूप थी, तुर्क व मंगोलों की सम्मिलित रूप थी। और इस जो उज्बेक लोग थे, ये लोग मावरा उन्नार क्षेत्र में शासन किया करते थे। वर्तमान में इसे ट्रांस आक्सियाना से जोड़ करके हम देख सकते हैं। ट्रांस आक्सियाना क्षेत्र में जिस शक्ति का उदय हुआ था उस समय तैमूर की मृत्यु के पश्चात, वह कौन सी शक्ति थी? उज्बेक शक्ति। इसी तरह ईरान क्षेत्र में सफवी शक्ति का उदय हुआ था। ये सफवी लोग ईरान क्षेत्र में शासन किया करते थे। जो सफवी लोग थे, ये मूलतः सिया धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म के अनुयायी थे? सिया धर्म के अनुयायी थे। ठीक। एक तीसरी शक्ति उस्मानवी। एक तीसरी शक्ति कौन सी थी? उस्मानवी शक्ति थी, और इसे ही ऑटोमन साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। और ये लोग जो उस्मानवी वंश के शासक थे, ये लोग वर्तमान अनातोलिया तुर्की क्षेत्र में शासन किया करते थे। तो मैंने कहा कि बाबर के उदय से पूर्व ये जो 3 महत्वपूर्ण शक्तियां थी जिनका मध्य एशिया में उदय हुआ था, ये तीनों शक्तियां तैमूर के अयोग्य उत्तराधिकारियों के शासनकाल में जिन तैमूर राज्य के अंतर्गत छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ था, ये तीनों महत्वपूर्ण शक्तियां उन राज्यों पर अधिकार करने के लिए प्रयत्नशील थी। ठीक। इसमें सबसे महत्वपूर्ण शक्ति कौन सी थी? उज्बेक। और इसी उज्बेकों ने, यानी उज्बेक शक्ति ने ही बाबर को मध्य एशिया की राजनीति में स्थापित होने नहीं दिया था। यानी कि जब बाबर मध्य एशिया में अपनी शक्ति को स्थापित करने का प्रयास कर रहा था, तो उसमें अवरोध खड़ा करने का कार्य इसी उज्बेक शक्ति ने किया था। यानी कि उज्बेकों के प्रयास के कारण भारत मध्य एशिया में स्वयं को स्थापित करने में असफल रहा था। ठीक। अब जरा देखते हैं। तो मैंने कहा ये 3 शक्तियां महत्वपूर्ण शक्तियां थी जो इस समय मध्य एशिया में विद्यमान थी, और ये सारी शक्तियां जो तैमूर राज्य के अंतर्गत छोटे छोटे राज्य अस्तित्व में विद्यमान थे, उन पर अधिकार करने के लिए लड़ाई थी। तो मैंने कहा कि 1494 ईस्वी में जब बाबर फरगना का शासक बना, तो उसने अपने पूर्वजों की राजधानी समरकंद पर अधिकार करने की योजना बनाई, और इसी परिप्रेक्ष्य में 1497 ईस्वी में बाबर ने समरकंद पर आक्रमण किया। कहां पर आक्रमण किया? समरकंद पर। इस समय समरकंद का जो शासक था वह कौन था? बैसस्कर मिर्जा। समरकंद का शासक कौन था? बैसस्कर मिर्जा था। और बाबर ने 1497 ईस्वी में समरकंद पर आक्रमण करके बैसस्कर मिर्जा को पराजित किया, साथ ही समरकंद पर अधिकार भी कर लिया। किंतु महत्वपूर्ण बात यह थी कि समरकंद पर जब बाबर ने समरकंद पर अधिकार किया, तो 100 दिन तक ही बाबर समरकंद पर अधिकार करने में सफल रहा, और 100 दिन के पश्चात उसे समरकंद छोड़ना पड़ा। बाबर को समरकंद छोड़ना पड़ा। उसका प्रमुख कारण क्या था कि जो बाबर का प्रारंभिक राज्य फरगना था, बाबर फरगना के प्रारंभ में फरगना का ही शासक था, तो 100 दिन पर अधिकार करने को उपरांत समरकंद छोड़ने के पीछे कारण यह था कि फरगना में इस समय आंतरिक अव्यवस्था विद्यमान होगी, और आंतरिक अव्यवस्था पैदा हो जाने के कारण बाबर को समरकंद छोड़ करके फरगना जाना पड़ा। कहने का आशय है कि जब 1497 ईस्वी में बाबर ने समरकंद पर अधिकार किया बैसस्कर मिर्जा को पराजित करके, उस दौरान बाबर 100 दिन तक मात्र समरकंद पर अपना अधिकार बनाए रख सका। ठीक। 1501 ईस्वी में बाबर ने पुनः समरकंद पर अधिकार करने हेतु आक्रमण किया। ठीक। 1501 ईस्वी में समरकंद पर अधिकार करने हेतु आक्रमण किया, और समरकंद के शासक पुनः बैसस्कर मिर्जा को पराजित करके समरकंद पर अधिकार कर लिया। और इस दौरान जब 1501 ईस्वी में बाबर ने समरकंद पर आक्रमण किया, तो इस आक्रमण के दौरान बाबर का समरकंद पर कुल 8 माह तक अधिकार बना रहा। कितने दिन तक? 8 माह तक। 8 माह पश्चात बाबर को समरकंद भी छोड़ना पड़ा। उसका छोड़ने का कारण यह था, जो बैसस्कर मिर्जा समरकंद का शासक था, इसी बैसस्कर मिर्जा ने उज्बेक, मैंने यहां उज्बेक शक्ति की चर्चा की थी, इसी बैसस्कर मिर्जा ने सैबानी खां उज्बेक से बाबर के विरुद्ध सैन्य सहायता मांगी। किससे? समरकंद के शासक बैसस्कर मिर्जा ने उज्बेक शासक सैबानी खां उज्बेक से बाबर के विरुद्ध सैन्य सहायता प्राप्त की। ठीक। और जो ये सैबानी खां उज्बेक था, यह बाबर का बहनोई था।
यह कौन था? बाबर का भनोई था। दरअसल बाबर की एक बहन थी जिसका नाम था खानजादा बेगम। इसी खानजादा बेगम का विवाह उज्बेकी शासक सहबानी खां उज्बेक के साथ हुआ था और इसी सहबानी खां उज्बेक ने बाबर के विरुद्ध बैसस्कर मिर्जा की सहायता की थी। अब 1502 ईस्वी में सहबानी खां उज्बेक ने सरेपुल के युद्ध में सहबानी खां उज्बेक ने बाबर को पराजित किया। जब बाबर 1502 ईस्वी में उज्बेक शासक सहबानी खां उज्बेक से पराजित हुआ तो उसके हाथ से न सिर्फ समरकंद चला गया बल्कि इस दौरान उसके हाथ से फरगना रियासत भी चली गई। ठीक, अब देखते हैं कि बाबर ने 1502 ईस्वी में जब समरकंद और फरगना दोनों को खो दिया बाबर ने, तो 1504 ईस्वी में बाबर ने साहसिक कदम उठाते हुए हिंदुकुश पर्वत श्रेणी को पार किया और कहां पहुंचा? अफगानिस्तान आ पहुंचा। इस समय अफगानिस्तान का शासक कौन था? मुकीम अर्गो। अफगानिस्तान शासक कौन था? मुकीम अर्गो। चूंकि इस समय अफगानिस्तान क्षेत्र में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति विद्यमान थी, ऐसे में बाबर ने इस राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति का लाभ उठाते हुए अफगानिस्तान के शासक मुकीम अर्गो को पराजित करके अफगानिस्तान क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। क्लियर हुई बात? तो मैंने कहा कि 1502 ईस्वी जब मध्य एशिया के राजनीति में स्वयं को स्थापित करने में बाबर असफल रहा, तो ऐसे में 1504 ईस्वी में हिंदकुश पर्वत श्रेणी को पार करता हुआ कहां पहुंचा? अफगानिस्तान पहुंचा और अफगानिस्तान के शासक मुकीम अर्गो को पराजित करके अफगानिस्तान पर अधिकार कर लिया। और 1507 ईस्वी में बाबर ने अफगानिस्तान के काबुल क्षेत्र में, अफगानिस्तान के काबुल यानी काबुल में ही स्वयं को बादशाह घोषित किया। क्या, कौन सी उपाधि धारण की? बादशाह की उपाधि धारण की, यानी स्वयं को क्या घोषित किया? बादशाह घोषित किया। बादशाह का अर्थ होता है अस्थाई स्वामी, अस्थाई स्वामी। ठीक, तो यह सवाल कई बार पूछा गया है कि बाबर ने बादशाह की उपाधि कहां धारण की थी? कहां धारण की थी? काबुल में धारण की थी। क्लियर? अब देखिए, मैंने जिस समय सुल्तान व सल्तनत की बात की थी तो उससे मैंने ये भी चर्चा किया था कि इस्लाम धर्म के अंतर्गत सुल्तान या सल्तनत जैसी कोई विचारधारा नहीं है। फिर भी खिलाफत राज से बाहर जहां इस्लामी सत्ता स्थापित होती थी उसे क्या कह दिया जाता था? सल्तनत कह दिया जाता था और सल्तनत की देखरेख करने वाले को सुल्तान कहा जाता था। लेकिन यहां बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण करके यह सिद्ध किया, क्योंकि उस दौरान सुल्तान और सल्तनत के संदर्भ में खलीफा से औपचारिक मान्यता प्राप्त कर स्वीकृत पद प्राप्त करना होता था, लेकिन यहां बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण करके यह सिद्ध किया अब मेरे ऊपर, यानी कि मैं किसी के प्रतिनिधि के रूप में शासन नहीं करूंगा बल्कि मैं स्वयं अपनी इच्छा अनुसार शासन करूंगा, यानी स्वयं का स्वामी मैं स्वयं हूं, मैं किसी खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में कार्य नहीं करूंगा। ठीक है, तो यहां बादशाह की उपाधि धारण करके बाबर ने यही सिद्ध करने का प्रयास किया था। ठीक है, यानी कहने का आशय यह है अब बाबर जैसे शासक को खलीफा से अपने शासन की अनुमति लेने की आवश्यकता अब नहीं थी। ठीक, अब देखते हैं कि 1507 ईस्वी में बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की और 1508 ईस्वी में जो ये सफवी वंश के शासक किस क्षेत्र में शासन किया करते थे? ईरान क्षेत्र में शासन किया करते थे और किस धर्म के मानने वाले थे? शिया धर्म को मानने वाले लोग थे। तो जो सफवी शासक इस समय था, इस समय सफवी शासक कौन था? शाह इस्माइल। कौन है? शाह इस्माइल। तो 1508 ईस्वी में सफवी शासक शाह इस्माइल ने उज्बेकी शासक सहबानी खां उज्बेक यही सहबानी खां उज्बेक जिसने बाबर को पराजित किया था। तो मैंने कहा 1508 ईस्वी में सफवी शासक शाह इस्माइल ने सहबानी खां उज्बेक को मध्य एशिया में स्थित मर्व के युद्ध में पराजित कर दिया। किसने? शाह इस्माइल ने सहबानी खां उज्बेक को पराजित किया। इसी मर्व के युद्ध में शाह इस्माइल से युद्ध करता हुआ सहबानी खां उज्बेक न सिर्फ पराजित हुआ बल्कि इसी युद्ध में मारा गया। ठीक, अब जब सहबानी खां उज्बेक की मृत्यु हो गई, ऐसे में बाबर को पुनः एक अवसर मिला समरकंद पर अधिकार करने के लिए और इसी उद्देश्य से बाबर ने सफवी शासक शाह इस्माइल के साथ समझौता भी किया। ठीक, तो मैंने कहा कि जब 1508 ईस्वी में मर्व के युद्ध में सहबानी खां उज्बेक लड़ते हुए मारा गया, तो ऐसे में बाबर ने पुनः एक बार समरकंद पर अधिकार करने हेतु सफवी शासक शाह इस्माइल के साथ समझौता किया। न सिर्फ समझौता किया बल्कि समरकंद पर अधिकार करने के लिए बाबर ने कुछ दिन तक के लिए शिया धर्म को भी स्वीकार कर लिया था।
किस धर्म को स्वीकार किया था? सिया धर्म को। बाबर यद्यप कौन है? कट्टर सुन्नी मुसलमान है, किंतु समरकंद पर अधिकार करने हेतु बाबर ने समझौता करते हुए जहां सफवी शासक शाह इस्माइल के साथ समझौता किया, वहीं कुछ दिन के लिए सिया धर्म को भी स्वीकार किया था। यहां तक कि एक सिया धर्म की को मानने वाली एक महिला से विवाह भी किया था। जो सिया धर्म से संबंधित बाबर की पत्नी थी, उसका नाम था बीबी मुबारक यूसुफजई। बीबी मुबारक यूसुफजई, यूसुफजई। तो बाबर, मैंने कहा कि बाबर यद्यप कट्टर सुन्नी मुसलमान है, किंतु समरकंद पर अधिकार करने हेतु उसने कुछ दिन के लिए न सिर्फ सिया धर्म को ग्रहण किया, बल्कि सिया धर्मावलंबी बीबी मुबारक यूसुफजई के साथ विवाह भी किया था। तो कहने का आशय यह है कि बाबर ने कट्टर सुन्नी मुसलमान होने के साथ साथ सिया धर्म को भी ग्रहण किया था। ठीक, यहां सावधान रहिएगा, कभी हो सकता है पूछ दे यह सवाल। तो मैंने कहा कि 1511 ईस्वी में बाबर ने समरकंद पर अधिकार करने हेतु शाह इस्माइल से समझौता किया और शाह इस्माइल के सहयोग से ही 1511 ईस्वी में बाबर ने समरकंद पर अधिकार कर लिया। ठीक, जब बाबर का 1511 ईस्वी में पुनः समरकंद पर अधिकार हुआ, उसके एक वर्ष पश्चात ही 1512 ईस्वी में, कब? 1512 ईस्वी में जो सहबानी खां उज्बेक का पुत्र था, उसका नाम था उबैदुल्ला खां उज्बेक। सहबानी खां उज्बेक के पुत्र उबैदुल्ला खां उज्बेक ने 1512 ईस्वी में पूल ए मलिक के युद्ध में, पूल ए मलिक, ठीक, तो 1512 ईस्वी में सहबानी खां उज्बेक के पुत्र उबैदुल्ला खां उज्बेक ने पूल ए मलिक के युद्ध में बाबर को पुनः पराजित किया। जब बाबर 1512 ईस्वी में उबैदुल्ला खां उज्बेक से पराजित हुआ, तो ऐसे में बाबर ने समरकंद को जीतने की योजना हमेशा हमेशा के लिए त्याग दिया। अब उसने अपना ध्यान किस तरफ आकर्षित किया? अफगानिस्तान क्षेत्र का तो शासक था ही, अब वह भारत की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करने का प्रयास प्रारंभ किया। ठीक, तो मैंने कहा 1512 ईस्वी में अगर सवाल पूछा जाए कि बाबर ने अंतिम रूप से समरकंद को जीतने का विचार कब त्यागा था, तो वह कब था? 1512 ईस्वी। क्लियर? अब जरा देखते हैं कि बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित करके भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किया था। किंतु उसके पहले बाबर द्वारा भारत में मुगल सत्ता स्थापित करने से पूर्व भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी? किन लोगों ने बाबर को भारत पे आक्रमण के लिए आमंत्रित किया? वे कौन सी परिस्थितियां थी जिनके कारण बाबर ने भारत पर आक्रमण किया? इस पर जरा गौर करते हैं। तो बाबर ने जिस समय भारत पर आक्रमण किया था, उसमें कौन कौन से राज्य विद्यमान थे, जरा उन पर गौर करते हैं। तो हम देखते हैं कि बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी तुर्की भाषा में, जिसका नाम था तुजुक बाबरी। अभी बाद में जब कंटेंट तथ्यों पर चर्चा करेंगे तो उसमें लिखाएंगे। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा अथवा तुझके बाबरी में लिखा कि जिस समय मैंने भारत पर आक्रमण किया था, उस समय भारत पर 5 मुस्लिम राज्य और 2 काफिर राज्य शासन कर रहे थे। कितने मुस्लिम राज्य? 5 मुस्लिम राज्य, 2 काफिर राज्य शासन कर रहे थे। वे 5 मुस्लिम राज्य कौन थे? 5 मुस्लिम राज्य कौन थे? जैसे एक था दिल्ली, और दिल्ली का शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था। दूसरा था गुजरात, ये मुस्लिम राज्य है। पहला दिल्ली था, दिल्ली में शासन कौन कर रहा था? इब्राहिम लोदी कर रहा था। दूसरा राज्य कौन था? गुजरात में शासन कौन कर रहा था? बहादुर शाह कर रहा था। तीसरा राज्य था मालवा का शासक कौन था? महमूद शाह द्वितीय था। चौथा था बंगाल का शासक कौन था? नुसरत शाह। और 5वां था बहमनी का सुल्तान कौन था? कलीमुल्लाह खान। ये रहे 5 मुस्लिम राज्य। अब जहां काफिर का अर्थ मैंने पहले ही चर्चा किया था। काफिर का अर्थ होता है इस्लाम धर्म को न मानने वाला। तो इस्लाम धर्म को न मानने वाले जो 2 राज्य बाबर के आक्रमण के समय भारत में शासनरत थे, वे दोनों राज्य कौन कौन से थे? एक था मेवाड़, जहां के शासक राणा सांगा थे, और दूसरा था विजयनगर, जहां के शासक कृष्णदेवराय था। और बाबर ने अपने आत्मकथा में यह भी लिखा कि इन 7 राज्यों में, जो 5 मुस्लिम राज्य 2 काफिर राज्य हैं, इन 7 राज्यों में क्षेत्रफल व सेना की दृष्टि से सबसे शक्तिशाली राजा कृष्णदेवराय था।
अगर आपसे सवाल पूछ ले कि बाबर ने अपनी आत्मकथा में भारत के जिन राज्यों की चर्चा किया है उनमें कौन सबसे शक्तिशाली राज्य अथवा राजा था, तो कौन था? कृष्णदेव राय। ठीक, कृष्णदेव राय कहां के शासक थे? विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। क्लियर? अब जरा देखते हैं कि वे कौन कौन से कारक उत्तरदायी रहे जिनके कारण बाबर ने भारत पर आक्रमण किया। फिर बाबर ने किस प्रकार भारत में मुगलिया सल्तनत की स्थापना सुनिश्चित की।
अब हम देखते हैं कि वे कौन से कारण उत्तरदायी रहे जिनके कारण बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था। उन महत्वपूर्ण कार्यों पर अब गौर करते हैं तो देखते हैं कि पहला महत्वपूर्ण कारण था मध्य एशिया के राजनीति में बाबर की असफलता। मैंने पहले भी चर्चा किया कि बाबर जब फरगना का शासक बना 1494 ईस्वी में, तो फरगना का शासक बनने के उपरांत अपने पूर्वजों की राजधानी समरकंद पर अधिकार करने हेतु उसने कई बार प्रयास किया, यद्यपि वह उस प्रयास में असफल रहा। तो हम देखते हैं कि मध्य एशिया में स्वयं एक बड़ी शक्ति के रूप में बाबर ने जो स्वयं अपने आप को स्थापित करने का प्रयास किया था, उज्बेक वंश के शासकों के निरंतर मिलने वाली चुनौतियों के कारण बाबर को मध्य एशिया के राजनीतिक सफलता नहीं मिली। मैंने क्या कहा कि बाबर जब स्वयं मध्य एशिया में एक शक्ति के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रहा था, उस दौरान हम देखते हैं उज्बेक शासकों की निरंतर मिलने वाली चुनौतियों के कारण बाबर मध्य एशिया के राजनीति में अपने आप को स्थापित करने में असफल रहा। ठीक, और मैंने बताया भी कि बाबर को समरकंद से पहले किसने खदेड़ा? शहबानी खां उज्बेक ने। बाद में पुनः बाबर ने जब समरकंद पर अधिकार करना चाहा तो शहबानी खां उज्बेक के पुत्र उबैदुल्लाह खां उज्बेक ने बाबर को सफल नहीं होने दिया। तो मध्य एशिया की राजनीति में बाबर की असफलता भी बाबर द्वारा भारत पर आक्रमण करने हेतु उत्तरदायी रही। जब वह वहां असफल रहा, मध्य एशिया की राजनीति में असफल रहा, तो ऐसे में मैंने यह भी चर्चा किया था थोड़ी देर पहले कि जब मध्य एशिया की राजनीति में बाबर असफल रहा और उसी असफलता के कारण बाबर ने साहसिक कदम उठाते हुए 1504 ईस्वी में हिंदुकुश पर्वत श्रेणी को पार किया और अफगानिस्तान पहुंचा और अफगानिस्तान के शासक मुकीम अर्गो को पराजित करके अफगानिस्तान पर अधिकार कर लिया था। यद्यप बाबर मध्य एशिया में असफल रहा, उसके पश्चात वह अफगानिस्तान पहुंचा, अफगानिस्तान पर अधिकार किया, किंतु जो अफगानिस्तान क्षेत्र की अर्थव्यवस्था थी वह बहुत ही दुर्बल थी। तो अफगानिस्तान क्षेत्र की दुर्बल अर्थव्यवस्था ने भी बाबर को नए क्षेत्र यानी भारत जैसे क्षेत्र पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया था। तीसरा कारण, एक दूसरा कारण था अफगानिस्तान क्षेत्र की दुर्बलता, अफगानिस्तान क्षेत्र की दुर्बल अर्थव्यवस्था और मध्य एशिया की राजनीति बाबर की असफलता। ये दो कारण है। तीसरा प्रमुख कारण था भारत की तात्कालिक राजनीतिक स्थिति। भारत की तात्कालिक राजनीतिक स्थिति, तात्कालिक राजनीतिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति। जब बाबर के आक्रमण के पूर्व भारत की तात्कालिक राजनीतिक स्थिति पर गौर करते हैं तो हम देखते हैं कि सैयद व लोदी वंश के सुल्तानों के समय जब दिल्ली सल्तनत विराजमान थी, उस दौरान हम देखते हैं सैयद व लोदी वंश के सुल्तानों के समय जो सल्तनत की सीमा थी अत्यंत सिमट गई थी। सल्तनत की सीमा अत्यंत सिमट गई थी और फिर जिस तुर्क सत्ता की स्थापना एक केंद्रीय शक्ति के रूप में भारत में स्थापित हुई थी,
केंद्रीय शक्ति के रूप में हुई थी, अब वह तुर्क सत्ता धीरे धीरे विकेंद्रीकरण का रूप ले चुकी थी। कहने का आशय यह है कि सैयद व लोधी शासकों के समय में जहां सल्तनत की सत्ता अत्यंत सिमट गई थी, वहीं अनेक छोटे छोटे राज्य अस्तित्व में विद्यमान हो चुके थे। यानी कि विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया पुनः भारत में विद्यमान हो चुकी थी, और न सिर्फ छोटे छोटे राज्य अस्तित्व में विद्यमान हो चुके थे, बल्कि सारे राज्य आपस में संघर्षरत भी थे। मैंने बताया भी, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी में लिखा कि जिस समय मैंने भारत पर आक्रमण किया, उस समय 4 मुस्लिम राज और 2 काफिर राज महत्वपूर्ण रूप से शासन कर रहे थे, और सबके बारे में चर्चा किया। जैसे दिल्ली का शासक इब्राहिम लोधी, गुजरात का बहादुर शाह, मालवा महमूद शाह दूती, बंगाल नुसरत शाह, बामनी कलीमुल्ला खां, विजयनगर कृष्णदेवराय, मेवाड़ राणा सांगा, ये जो शासक थे, ये शासक भी हम देखते हैं कि लगभग आपस में संघर्षरत थे। और जब ये लोग आपस में संघर्षरत थे, यद्यप दक्षिण भारत के शासक उत्तर भारत के लिए संघर्षरत नहीं थे, किंतु हम उत्तर भारत के संदर्भ में देखते हैं तो जहां जो गुजरात का शासक बहादुर शाह था, वह जहां दिल्ली पर अपना नजर गड़ाए हुए था, वहीं पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी भी दिल्ली पर नजर गड़ाए हुए था। यहां तक कि जो इब्राहिम लोधी का चाचा था आलम खां लोधी, वह स्वयं इब्राहिम लोधी के पक्ष में नहीं था, बल्कि वह सिकंदर लोधी के दूसरे पुत्र जलाल खां के पक्ष में था। तो कहने का आशय यह है कि जो यह राजनीतिक कलह की स्थिति विद्यमान थी भारतीय राजनीति में, इन परिस्थितियों ने, जो भारत में राजनीतिक अस्थिरता विद्यमान थी, इन परिस्थितियों ने भी बाबर जैसे आक्रांता को भारत पर आक्रमण करने हेतु आमंत्रित किया था। तीसरी चीज मैंने पहले भी चर्चा किया था, ये तो 3 मुख्य कारण थे। 3 मुख्य कारण कौन थे? मध्य एशिया की राजनीति में बाबर की असफलता, भारत की तात्कालिक राजनीतिक स्थिति, अफगानिस्तान क्षेत्र की दुर्बल अर्थव्यवस्था। इन कारणों के अतिरिक्त बाबर को जैसे पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोधी, इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां लोधी, मेवाड़ के शासक राणा सांगा जैसे ये जो तीनों थे, ये तीनों कौन थे? ये तीनों मुख्य रूप से इब्राहिम लोधी के प्रतिद्वंदी थे, और इन तीनों ने भी बाबर जैसे आक्रांताओं को इब्राहिम लोधी के विरुद्ध भारत पर आक्रमण करने हेतु आमंत्रित भी किया। एक तो बाबर मध्य एशिया की राजनीति सफल नहीं हो पाया, दूसरे भारत में एक राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति विद्यमान है, तीसरे जिस क्षेत्र में बाबर शासन कर रहा है वहां की अर्थव्यवस्था भी दुर्बल है, और चौथे ऐसे लोगों का भारत से दौलत खां लोधी, आलम खां लोधी, राणा सांगा जैसे लोगों का बाबर को भारत पर आक्रमण करने हेतु आमंत्रण भी मिल रहा है। और पांचवा जो बाबर था, बाबर ने तैमूर ने भारत पर किस प्रकार आक्रमण किया, किस प्रकार भारत की धन संपदा को लूटा था, इस चीज की कहानी बाबर को एक बुजुर्ग महिला ने दिखकाट नामक स्थान पर पहले ही सुनाई थी। यानी कि बाबर भारत की समृद्धता से पहले से ही परिचित हो चुका था। तैमूर ने जिस समय भारत पर आक्रमण करके भारत की धन संपदा को लूटा था, यह कहानी बाबर को एक बुजुर्ग महिला ने दिखकाट नामक स्थान पर बाबर को पहले ही बता रखी थी। तो कहने का आशय है भारत की समृद्धता से बाबर पहले से भी परिचित था। ठीक। और दूसरी चीज, एक तरफ मध्य एशिया की राजनीति में असफल नहीं हो सका, तीसरी चीज भारत की राजनीति में एक राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति विद्यमान थी। यहाँ केंद्रीय सत्ता नहीं थी, बल्कि कई छोटी छोटी सत्ताएं अस्तित्व में थी, और सारी सत्ताएं थी ये आपस में संघर्षरत थी। और तीसरा अफगानिस्तान क्षेत्र की दुर्बल अर्थव्यवस्था थी। अब बाबर, मैंने कहा कि भारत की समृद्धता के बारे में पहले से परिचित हो चुका था। और पांचवी चीज, विभिन्न प्रतिद्वंदी इब्राहिम लोधी के प्रतिद्वंदियों के द्वारा बाबर को भारत पर आक्रमण करने हेतु आमंत्रण भी प्राप्त हुआ। इन परिस्थितियों में बाबर ने भारत पर आक्रमण करने का निर्णय लिया था। क्लियर? अब हम देखते हैं कि बाबर ने, मैंने कहा कि पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी को पराजित करने के पश्चात भारत में मुगल सत्ता की स्थापना की थी, किंतु भारत में मुगल सत्ता स्थापित होने से पूर्व बाबर ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किए, कितनी बार प्रयास किया भारत को विजित करने हेतु, जरा उसके संदर्भ पर गौर करते हैं तो हम देखते हैं कि बाबर ने मुगल सत्ता भारत में स्थापित करने से पूर्व सबसे पहले सीमांत क्षेत्रों को विजित किया था। और जिन सीमांत क्षेत्रों को विजित किया है, किन किन सन में किया है, मुगल सत्ता स्थापित होने से पूर्व बाबर ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया, जरा उस पर गौर करते हैं तो देखते हैं कि भारत में मुगल सत्ता स्थापित होने से पूर्व, यानी पानीपत के प्रथम युद्ध से पूर्व, बाबर ने भारत पर कुल 4 बार आक्रमण किया था। कितनी बार आक्रमण किया था? 4 बार आक्रमण किया था। और प्रथम बार आक्रमण कब किया था? 1519 ईस्वी में किया था। और कहां किया था? बाजौर अथवा भेरा के किले पर किया था। बाजौर का किला कहां स्थित था? झेलम नदी के तट पर।
बाजावर का किला कहां स्थित था? झेलम नदी के तट पर। और जब बाजावर के किले पर पहली बार बाबर ने भारत आक्रमण किया था, इसी आक्रमण के दौरान बाबर ने भारत में पहली बार तोपों का प्रयोग भी किया था। अगर आपसे पूछा जाए भारत पर आक्रमण के दौरान बाबर ने किस युद्ध में पहली बार तोपों का प्रयोग किया था, तो जब बाजावर के किले पर आक्रमण किया था बाबर ने, उसी दौरान पहली बार तोप का प्रयोग भी किया था। पुनः 1519 ईस्वी में बाबर ने पेशावर पर आक्रमण किया और पेशावर को विजित करके काबुल हुआ वापस चला गया। पेशावर को विजित करने के पश्चात कहां चला गया? काबुल। वह शासक कहां का था? काबुल का ही था। काबुल का था ना। मैंने कहा था जब फरगना और समरकंद की राजनीति में असफल हुआ, हिंदकुश पर्वत श्रेणी को पार करके अफगानिस्तान क्षेत्र पर अधिकार किया, तो उसमें अफगानिस्तान की राजधानी क्या थी? काबुल थी। तो मैंने कहा कि 1519 ईस्वी में बाबर ने पेशावर को जीतने के पश्चात कहां चला गया? काबुल चला गया। 1520 ईस्वी में बाबर ने पुनः आक्रमण किया। किस क्षेत्र पर किया था? सैयदपुर क्षेत्र को ही सियालकोट के नाम से भी जाना जाता था। सैयदपुर क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? सियालकोट के नाम से जाना जाता था। और इसी क्षेत्र को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता था। भारत का प्रवेश द्वार। क्या कहा जाता था? सैयद अथवा सियालकोट के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? भारत का प्रवेश द्वार। तो मैंने कहा 1520 ईस्वी में बाबर ने सैयदपुर अथवा सियालकोट पर आक्रमण किया और इस पर अधिकार करके वह वापस पुनः काबुल चला गया। 1524 ईस्वी में बाबर लाहौर और दीपालपुर क्षेत्र को विजित किया और 1525 ईस्वी में कहां पहुंचा? पंजाब। 1525 ईस्वी में कहां पहुंचा? पंजाब। तो पहला आक्रमण 19, दूसरा 19, तीसरा 20 और चौथा 24। ठीक। अब 1525 ईस्वी में कहां पहुंचा? पंजाब। जिस समय बाबर अपनी सेना सहित पंजाब पहुंचा तो उस समय पंजाब का सूबेदार कौन था? दौलत खां लोधी। पंजाब के सूबेदार कौन थे? दौलत खां लोधी, जिन्होंने बाबर को स्वयं आमंत्रण भेजा था आक्रमण करने हेतु इब्राहिम लोधी के विरुद्ध। और आमंत्रण भेजने के पीछे कारण यह था कि इन जैसे जो इब्राहिम लोधी के विरोधी थे, यानी दौलत खां लोधी, आलम खां लोधी, राणा संगा, इन लोगों का यह विचार था कि जिस प्रकार तैमूर जैसे आक्रांता आए भारत के लूटपाट करके चले गए, ठीक उसी प्रकार बाबर भी आएगा, इब्राहिम लोधी को पराजित करके धन संपदा लूट करके चला जाएगा और दिल्ली की राजनीति में दिल्ली क्षेत्र पर हम लोग आसानी से पुनः अधिकार कर सकते हैं। तो कहने का आशय यह है कि इन लोगों ने यह कतई नहीं जाना था कि बाबर जैसे आक्रांता जो भारत पर आक्रमण करने हेतु आ रहा है वह भारत में अस्थायी रूप से बस जाएगा, यानी अस्थायी रूप से यहीं पे साम्राज्य भी स्थापित कर लेगा। इन लोगों का क्या विचार था? इन लोगों का मानना था कि जिस प्रकार तैमूर जैसे आक्रांता आए लूटपाट कर चले गए, ठीक उसी प्रकार बाबर भी आएगा और इब्राहिम लोधी को पराजित करके भारत की धन संपदा लेकर के चला जाएगा। ठीक है। तो मैंने कहा कि 1525 ईस्वी में बाबर कहां पहुंचा? पंजाब पहुंचा। पंजाब का सूबेदार कौन था? दौलत खां लोधी। जिस दौलत खां लोधी ने बाबर को आमंत्रण भेजा था, जब उसके विरुद्ध बाबर ने अभियान किया तो दौलत खां लोधी ने बाबर से युद्ध न करने का निर्णय लिया, बल्कि स्वयं बाबर के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। जब दौलत खां लोधी ने बाबर के समक्ष आत्मसमर्पण किया तो बाबर ने दौलत खां लोधी को बंदी बना करके भेरा के किले में रहने हेतु भेज दिया। किंतु रास्ते में जिस समय इसको दौलत खां लोधी को पंजाब से भेरा के किले यानी बाजावर के किले में ले जाया जा रहा था, उसी दौरान रास्ते में ही दौलत खां लोधी की मृत्यु हो गई। अब पंजाब पर अधिकार करने के पश्चात बाबर 1526 ईस्वी में कहां पहुंचा? पानीपत पहुंचा। पानीपत वर्तमान में हरियाणा। बाबर ने इब्राहिम लोधी से पानीपत के मैदान में युद्ध करने का निर्णय स्वयं लिया था। अगर सवाल पूछे कि पानीपत के युद्ध में युद्ध लड़ने का निर्णय किसने लिया था, तो किसने लिया था? बाबर ने। तो मैंने कहा 1526 में पानीपत पहुंचा और इब्राहिम लोधी के विरुद्ध इसी पानीपत के मैदान में बाबर ने स्वयं युद्ध करने का निर्णय लिया था। और यह जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था यह 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। यह युद्ध मुख्यतः बाबर व इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। बाबर व इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ था। इस युद्ध में हम देखते हैं कि इब्राहिम लोधी की तरफ से बाबर के विरुद्ध ग्वालियर के शासक विक्रमाजीत सिंह ने भी भाग लिया था। ठीक। तो मैंने क्या कहा, जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वह युद्ध मुख्यतः बाबर इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ था
और इब्राहिम लोदी की तरफ से ग्वालियर के शासक विक्रमाजीत सिंह ने भी इस युद्ध में भाग लिया था। ठीक, इस युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था। पहली बार तुगलमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था। तुगलमा युद्ध पद्धति क्या थी? यह युद्ध के मैदान में तोपों को, या तोप होते थे, उनको सजाने की एक विधि थी और इस विधि का विकास उस्मानवी वंश के शासकों ने किया था, इसीलिए इसे रोमी विधि अथवा उस्मानवी विधि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो कहने का है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में भी बाबर ने तोपों का प्रयोग किया था और इस युद्ध में तुगलमा युद्ध पद्धति के द्वारा बाबर इब्राहिम लोदी के विरुद्ध विजय प्राप्त करने में सफल रहता है। इस युद्ध में हम देखते हैं कि एक तरफ जहां इब्राहिम लोदी बाबर के साथ युद्ध करता हुआ लड़ते हुए मारा गया, वहीं ग्वालियर के शासक विक्रमाजीत सिंह भी लड़ते हुए मारे गए थे। यह इब्राहिम लोदी जो था, यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम और एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध भूमि में लड़ते हुए मारा गया था। जब इब्राहिम लोदी लड़ते हुए मारा गया तो ऐसे में बाबर ने इब्राहिम लोदी की वीरता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पानीपत के युद्ध भूमि में ही इब्राहिम लोदी को दफनवाया। साथ ही पानीपत की विजय की स्मृति में पानीपत के काबुली बाग में एक मस्जिद का निर्माण भी कराया था। क्लियर? अब देखते हैं, जब पानीपत का प्रथम युद्ध को जब बाबर ने जीता तो युद्ध को विजित करने के पश्चात उसने एक सेना हुमायूं के नेतृत्व में आगरा पर अधिकार करने हेतु जहां भेजी, वहीं स्वयं एक सैन्य टुकड़ी लेकर के कहां पहुंचा? दिल्ली पहुंचा। अब दिल्ली पहुंचने के पश्चात अपने नाम का खुतबा पढ़ा। दिल्ली पर अधिकार किया और दिल्ली पर अधिकार करने के पश्चात अपने नाम का खुतबा पढ़ा और जब वह दिल्ली का शासक बना, बाबर दिल्ली का शासक बना, दिल्ली पर अधिकार करने में सफल रहा, तो ऐसे में बाबर ने यहीं पर खुश होकर के जब पानीपत की प्रथम विजय की, इसी विजय से प्रसन्न होकर के बाबर ने प्रत्येक काबुल के नागरिकों को एक एक शाहरुखी मुद्रा दान में दी थी। शाहरुखी मुद्रा किस धातु की होती थी? चांदी की होती थी। एक बार यह सवाल पूछा गया था समीक्षा अधिकारी 2014 प्रारंभिक परीक्षा में कि शाहरुखी मुद्रा किसने जारी की थी? किसने जारी किया था? बाबर ने जारी किया था। यह किस धातु की होती थी मुद्रा? चांदी की होती थी। ठीक है, तो मैंने कहा पानीपत के प्रथम युद्ध को जीतने के पश्चात बाबर ने काबुल के प्रत्येक नागरिक को एक एक शाहरुखी मुद्रा दान में दी थी। इसी जो उदारता पूर्वक बाबर ने शाहरुखी मुद्रा का दान किया था काबुल के नागरिकों को, इसी उदारता पूर्वक दान के कारण बाबर को कलंदर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कलंदर। बाबर को कलंदर कहा जाता है। तो कलंदर किसकी उपाधि? बाबर की थी। क्लियर? अब एक सवाल और उठता है कि बाबर ने यद्यपि भारत में पहली बार बाजौर के किले पर जो आक्रमण किया था, उसी दौरान पहली बार तोप का प्रयोग किया था, लेकिन अगर सवाल पूछ दिया जाए कि मध्यकालीन इतिहास में पहली बार तोप का प्रयोग कब हुआ था, तो पहली बार तोप का प्रयोग 1514 ईस्वी में मध्य एशिया में स्थित चल्दीरान के युद्ध में हुआ था। किस युद्ध में हुआ था? चल्दीरान के युद्ध में। यह जो चल्दीरान का युद्ध था, यह उस्मानवी वंश के शासकों, सफवी शासकों के मध्य में हुआ था और उस्मानवी शासकों ने ही पहली बार तोप का प्रयोग सफवी शासकों के विरुद्ध किया था। कब किया था? 1524 ईस्वी में। कहां पे किया था? चल्दीरान के युद्ध में। क्लियर? तो अगर पूछा जाए सवाल कि बाबर ने भारत में पहली बार किस अभियान के दौरान पहली बार भारत में तोपों का प्रयोग किया था, तो बाजौर अभियान के दौरान। अगर पूछा जाए मध्यकालीन इतिहास में पहली बार तोप का प्रयोग कब हुआ था, तो 1524 ईस्वी में चल्दीरान के युद्ध में हुआ था। पहली बार तोप का प्रयोग किस वंश के शासकों ने किया था? उस्मानवी वंश के शासकों ने किया था। उस्मानवी वंश, इसी भाई जो तुगलमा युद्ध पद्धति, इस पद्धति को उस्मानवी वंश के शासकों ने विकसित किया था, इसीलिए इसे रोमी विधि अथवा उस्मानवी विधि के नाम से भी जाना जाता है। इसी उस्मानवी वंश के शासकों ने, मैंने बताया था ना, मध्य एशिया की 3 शक्तियां, उज्बेक, सफवी और उस्मानवी यानी ऑटोमन साम्राज्य। इसी उस्मानवी वंश के शासकों ने सफवी वंश के शासकों के विरुद्ध पहली बार तोप का प्रयोग किया था। क्लियर?
अब जरा बाबर के अन्य युद्धों के बारे में देखते हैं। तो मैंने कहा 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करके दिल्ली व आगरा पर न सिर्फ अधिकार किया बल्कि भारत में मुगल सत्ता की स्थापना भी सुनिश्चित की। अब देखते हैं पानीपत के विजय के पश्चात बाबर का अगला महत्वपूर्ण युद्ध कौन सा था? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 16 मार्च 1527। कब हुआ था? 16 मार्च 1527 ईस्वी को। इस युद्ध का प्रमुख कारण यह था, इस युद्ध का कारण था बाबर का भारत में अस्थायी रूप से अपनी शक्ति को स्थापित करने का निर्णय। यानी कि बाबर, चूंकि जो भारत में उत्तर भारत की सबसे बड़ी लड़ाकू जात कौन सी थी? राजपूत थे। उत्तर भारत की सबसे बड़ी लड़ाकू जात कौन है? राजपूत है। यदि उत्तर भारत में अपनी शक्ति, अपनी सत्ता सुसंगठित ढंग से संचालित करनी है तो जब तक राजपूत राज्यों पर प्रभावी नियंत्रण नहीं स्थापित होगा तो क्या अनुमत रूप से सत्ता संचालित होगी? निश्चित रूप से नहीं होगी। तो चूंकि उत्तर भारत की सबसे बड़ी लड़ाकू जात राजपूत थे, ऐसे में राजपूतों पर बगैर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किए भारत उत्तर भारतीय क्षेत्र में यानी भारत में अपनी सत्ता को कुशल ढंग से संचालित करना कठिन था। तो इस युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? बाबर का भारत में अस्थायी रूप से बसने का निर्णय। कहने का आशय यह है कि बाबर अब भारत में ही अपने साम्राज्य स्थापित करने का मन बना चुका था। क्योंकि बाबर ने भारत में अपने साम्राज्य स्थापित करने का मन बना, बाबर ने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने का विचार कर चुका था। ऐसे में राजपूतों पर प्रभावी नियंत्रण भी आवश्यक था। इसी कारण बाबर ने मेवाड़ के शासक राणा सांगा के विरुद्ध पुनः सैन्य अभियान किया और परिणाम स्वरूप खानवा के मैदान में बाबर व राणा सांगा के बीच में 16 मार्च 1527 ईस्वी को भीषण युद्ध हुआ था। अब देखते हैं इस युद्ध के कुछ महत्वपूर्ण चीजें, जरा उस पर गौर करते हैं आखिर क्यों ये चीजें हुई। इस युद्ध में हम देखते हैं कि राणा सांगा मेवाड़ के शासक, यह युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। राणा सांगा कौन है? मेवाड़ के शासक है। और राणा सांगा ने भी बाबर को आमंत्रण भेजा था। लेकिन जब आमंत्रण भेजा था तो राणा सांगा ने यह समझ के आमंत्रण भेजा था कि तैमूर की भांति आक्रमण करके बाबर भी चला जाएगा। किंतु अब बाबर यहां क्या है? यहां अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए विचार बना चुका है। एक तरफ जहां दिल्ली और आगरा पर अधिकार किया, अब राजपूतों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करके वह उत्तर भारत में एक विशाल साम्राज्य स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील हो चुका है। तो अब राजपूतों पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु राजपूतों को पराजित करना आवश्यक था। और राजपूतों के समय राजपूतों के सबसे बड़े नेता कौन थे? राणा सांगा थे, जो मेवाड़ के शासक थे। अब चूंकि राजपूतों से युद्ध करना था बाबर को, तो जाहिर सी बात है राजपूत एक लड़ाकू जात है, उत्तर भारत की सबसे बड़ी लड़ाकू जात थी। तो ऐसे में अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए बाबर ने कुछ हथकंडे भी अपनाए, कुछ उपाय भी अपनाए। और उन्हीं उपायों के तहत न सिर्फ अपने सैनिकों के अंतर्गत न सिर्फ अपने सैनिकों का उत्साह वर्जन किया, बल्कि उत्साह पैदा करके और अपने कुशल नेतृत्व के द्वारा राजपूतों के नेता राणा सांगा को भी पराजित करने में सफल रहा। अब देखते हैं, चूंकि यह युद्ध राजपूतों के विरुद्ध होना है, तो ऐसे में अपनी सेना में उत्साह पैदा करने के लिए बाबर ने खानवा युद्ध से पहले शराब न पीने की शपथ ली। शराब न पीने की शपथ ली। इस्लाम धर्म के अंतर्गत शराब निषेध है। शराब का निषेध किया गया है। ऐसे में बाबर ने शराब का प्याला तोड़ते हुए, खाना युद्ध के पहले शराब का प्याला तोड़ते हुए यह शपथ ली कि मैं जीवन भर न शराब पीऊंगा, न ही मेरे सल्तनत के अंदर शराब की क्रय बिक्री होगी। यानी कि अपने आप को कट्टर सुन्नी मुसलमान सिद्ध करने का यहां प्रयास करता है। फिर क्या कहता है? और इसी दौरान यह भी कहता है अपने सैनिकों को उपदेश देते हुए कि कोई भी व्यक्ति जब किसी कार्य को करने का निर्णय ले चुका है, जब किसी कार्य को करने का निर्णय ले चुका है, तो उस व्यक्ति को उस कार्य को अपना अंतिम उद्देश्य बना लेना चाहिए। और उस कार्य को करने हेतु तब तक निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए जब तक कि वह कार्य सिद्ध न हो जाए। फिर यह भी कहता है कि इस युद्ध के पश्चात जो तमगा व मीर बहरी, जो सीमा शुल्क और व्यापार कर हैं, तमगा व मीर बहरी करों को समाप्त करता है। और यह भी कहता है
कि मैं राजपूतों के विरुद्ध एक जिहाद करने चल रहा हूं, धर्म युद्ध करने चल रहा हूं, यानी मूर्ति पूजकों के विरुद्ध एक धर्म युद्ध लड़ने के लिए चल रहा हूं, और आप लोग यदि मेरे साथ इस कार्य को सिद्ध करने में सहयोग करते हैं तो यह बहुत महत्वपूर्ण देन होगी। कहने का आशय यह है, बाबर ने एक तरफ जहां शराब न पीने की शपथ लेकर के अपने आप को कट्टर सुन्नी मुसलमान सिद्ध करता है, वहीं अपने सैनिकों और व्यापारियों को राहत प्रदान करने हेतु अपने सल्तनत के अंतर्गत तमगा मीर बहरी करों की समाप्ति करता है। साथ ही कहता है कि मैं मूर्ति पूजकों के विरुद्ध एक जिहाद करने चल रहा हूं अथवा धर्म युद्ध करने चल रहा हूं। ठीक, तो इन हथकंडों को अपना करके बाबर ने अपनी सेना में एक उत्साह पैदा किया। क्यों उत्साह पैदा किया? क्योंकि अब युद्ध किसके साथ होना है? राजपूतों के साथ होना है, और राजपूत सबसे बड़ी लड़ाकू जाति है यहाँ की। तो राजपूतों पर अगर विजय प्राप्त करना है तो जाहिर सी बात है सारे सैनिकों को पूरे मनोबल के साथ युद्ध करना है। ठीक, अब इस युद्ध में मैंने कहा कि यद्यप बाबर ने इसे जिहाद यानी खानवा के युद्ध को एक जिहाद का धर्म युद्ध कहा, यद्यप देखा जाए तो यह धर्म युद्ध नहीं था, क्योंकि इस युद्ध में हम देखते हैं कि राणा सांगा की तरफ से इब्राहिम लोदी का चचेरा भाई महमूद लोदी ने भी भाग लिया था। राणा सांगा की तरफ से महमूद लोदी का चचेरा भाई महमूद लोदी, राणा सांगा की तरफ से इब्राहिम लोदी का चचेरा भाई महमूद लोदी ने भी भाग लिया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों पक्ष यानी कि राणा सांगा की तरफ से भी बाबर की तरफ से दोनों पक्षों में मुस्लिम सैनिक शामिल थे। अतः इसे धर्म युद्ध नहीं कहा जा सकता, किंतु बाबर ने इसे धर्म युद्ध की संज्ञा प्रदान की थी। ठीक, और जब यह युद्ध प्रारंभ हुआ, युद्ध के दौरान राणा सांगा गंभीर रूप से घायल हो गए। जब राणा सांगा गंभीर रूप से घायल हो गए, ऐसे में राजपूत सेना तितर बितर हो गई और खानवा युद्ध का परिणाम अंततः बाबर के पक्ष में चला गया। और इस युद्ध को जीतने के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि भी धारण की। किसकी उपाधि धारण की? गाजी की उपाधि धारण की। गाजी का अर्थ क्या होता है? धर्म योद्धा। धर्म योद्धा, गाजी की उपाधि धारण की। यद्यप बाबर चित्तौड़ पर भी आक्रमण करना चाहता था, किंतु भीषण गर्मी और पानी की कमी के कारण बाबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण नहीं किया। ठीक, और इस युद्ध की एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, रतन सिंह राठौर के बारे में मैंने यहां लिखा है। रतन सिंह राठौर मीराबाई के पिता थे और राणा सांगा की तरफ से एक सैनिक की हैसियत से इस युद्ध में इन्होंने भाग लिया था। न सिर्फ भाग लिया था, बल्कि राणा सांगा की तरफ से युद्ध करते हुए रतन सिंह राठौर भी मारे गए थे। क्लियर? अब देखते हैं अगला महत्वपूर्ण युद्ध, चंदेरी का युद्ध। कौन सा युद्ध है? चंदेरी का युद्ध है। और चंदेरी के शासक इस समय कौन है? मेदिनी राय। चंदेरी का शासक कौन था? मेदिनी राय। यह जो चंदेरी का युद्ध हुआ था, बाबर व मेदिनी राय के मध्य हुआ था। और यह युद्ध कब हुआ था? 1528 ईस्वी में। और इस युद्ध का जो महत्वपूर्ण कारण था वह यह था कि राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात जो मेदिनी राय था, चंदेरी के शासक जो मेदिनी राय था, वह राजपूत शासकों को, राजपूत जितने राज्य थे वहां के शासकों को बाबर के विरुद्ध एकजुट कर रहा था। और दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह था कि जो चंदेरी का किला था सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण किला था, और दूसरे चंदेरी व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो ऐसे में बाबर ने पहले मेदिनी राय के समक्ष एक प्रस्ताव रखा। बाबर ने सर्वप्रथम मेदिनी राय के समक्ष एक प्रस्ताव रखा। वह प्रस्ताव यह था कि बाबर ने मेदिनी राय के सामने प्रस्ताव रखते हुए कहा कि वह मेदिनी राय से कहा कि वह शमशाबाद ले ले। कौन सा क्षेत्र ले ले? शमशाबाद का क्षेत्र ले ले, अब बदले में मुझे चंदेरी का क्षेत्र दे दे। बाबर ने मेदिनी राय से किस क्षेत्र की मांग की? चंदेरी की मांग की, और साथ में शमशाबाद देने की बात की। मेदिनी राय से क्या कहा कि आप शमशाबाद ले ले और चंदेरी का क्षेत्र मुझे दे दो। किंतु इसके बावजूद भी मेदिनी राय ने बाबर के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जब मेदिनी राय ने बाबर को प्रस्ताव को ठुकरा दिया और निरंतर बाबर के विरुद्ध राजपूत शासकों को एकजुट मेदिनी राय कर रहा था, उसी ऐसे में बाबर ने मेदिनी राय के विरुद्ध अभियान किया और परिणाम स्वरूप चंदेरी के मैदान में बाबर ने मेदिनी राय को पराजित करके चंदेरी क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। मेदिनी राय चंदेरी के युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। अब मेदिनी राय की 2 पुत्रियां बंदी बना ली गई और उनमें से एक पुत्री हुमायूं को, दूसरी पुत्री कामरान को सौंप दी गई। ठीक, और इस युद्ध का एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, जो अफगान नेता था शेरशाह सूरी, जिसके बारे में अभी आगे हम बताएंगे। शेरशाह सूरी पहली बार मुगलों की तरफ से यानी बाबर की तरफ से मेदिनी राय के विरुद्ध चंदेरी के युद्ध में भाग लिया था।
तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि शेर शाह ने मुगलों की तरफ से किस युद्ध में भाग लिया था, तो चंदेरी के युद्ध में भाग लिया था। किसकी तरफ से? बाबर की तरफ से। किसके विरुद्ध? मेदिनी राय के विरुद्ध। ठीक। अगला जो महत्वपूर्ण युद्ध है बाबर का, 1529 ईस्वी, घाघरा का युद्ध है। कौन सा युद्ध है? घाघरा का युद्ध है। यह युद्ध बाबर व अफगानों के बीच में हुआ था। बाबर व अफगानों के बीच में हुआ था। इस समय अफगान सरदारों का नेतृत्व कौन कर रहा था? महमूद लोदी। वही महमूद लोदी जो राणा सांगा की तरफ से खानवा के युद्ध में भाग लिया था। जब खानवा के युद्ध में राणा सांगा पराजित हुए और घायल हुए और अंततः वीरगति को प्राप्त हुए, यह महमूद लोदी खानवा के युद्ध से भाग गया था। और न सिर्फ भाग गया था बल्कि बंगाल के शासक नुसरत शाह के सहयोग से पुनः अफगानों की शक्ति को एकजुट भी कर रहा था। न सिर्फ अफगानों की शक्ति को एकजुट किया बल्कि घाघरा के तट पर महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों ने बाबर से युद्ध भी किया था। कब किया था? 1529 ईस्वी में। और इस युद्ध में महमूद लोदी के नेतृत्व वाली अफगान सेना पराजित हुई। यद्यप महमूद लोदी को बाबर समाप्त नहीं कर सका, यानी महमूद लोदी युद्ध भूमि से भाग गया था। और यह मध्यकाल का पहला युद्ध है जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया था। ठीक है, जल और थल दोनों पर लड़ा गया था। और इसी युद्ध को विजित करने के पश्चात बाबर के एक अमीर मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। किसका निर्माण कराया था? बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। और अंततः हम देखते हैं कि 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो गई। जब बाबर की मृत्यु हुई तो ऐसे में सर्वप्रथम बाबर को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। कहां दफनाया गया था? आगरा के आराम बाग में। किंतु बाबर की इच्छा को ध्यान में रखते हुए शेर शाह सूरी के शासन काल में बाबर की जो सिया पत्नी थी जिसका नाम बीबी मुबारक यूसुफ जई था, इसी बीबी मुबारक यूसुफ जई ने बाबर की इच्छा का सम्मान करते हुए आराम बाग से बाबर जो आराम बाग में दफनाया गया था, इसकी अस्थियों को आराम बाग से निकलवा करके कहां ले जाके दफनवाया था? काबुल में। तो कहने का आशय है कि बीबी मुबारक यूसुफ जई ने बाबर की इच्छाओं का सम्मान करते हुए शेरशाह सूरी के शासनकाल में बाबर की अस्थियों को आराम बाग से निकलवा करके ले जाकर के काबुल में दफनवाया था। तो वर्तमान में बाबर की कब्र कहां है? काबुल में। लेकिन प्रारंभ इसे कहां दफनाया गया था? आगरा के आराम बाग। क्लियर? अब जरा बाबर से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है उस पर चर्चा करते हैं।
अब देखते हैं बाबर जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। मैंने कहा था कि बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। जब तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था, उस युद्ध में जो तोपची की महत्वपूर्ण भूमिका, चूंकि पानीपत का प्रथम युद्ध इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी युद्ध के बाद भारत में मुगलिया सल्तनत स्थापित होती है। तो ऐसे में यहां सवाल पूछ सकता है कि जो तुगलमा युद्ध नीति बाबर ने अपनाई थी पानीपत के प्रथम युद्ध में, उस समय तोपखाने का नेतृत्व किसने किया था, यानी कि मुख्य तोपची कौन था। तो बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में जो तोपखाना सेना के जिन व्यक्तियों ने नेतृत्व किया था, उनका नाम था उस्ताद अली व मुस्तफा। तो उस्ताद अली व मुस्तफा ये बाबर के प्रमुख तोपची थे, जिन्होंने पानीपत के प्रथम युद्ध में न सिर्फ तोपखाना सेना का नेतृत्व किया था, बल्कि तुगलमा युद्ध पद्धति को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा की थी। ठीक, बाबर जो था, जिसने 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को पराजित करने के पश्चात मुगलिया सल्तनत भारत में स्थापित की थी, उसे जीवनी लेखों का राजकुमार भी कहा जाता है। यानी बाबर को जीवनी लेखों का राजकुमार कहा जाता है। इसी तरह बाबर को आजीविका ढूंढने वाला सैनिक भी कहा जाता है। क्यों? उसका प्रमुख कारण क्या है कि बाबर प्रथम शासक है मुगल वंश का, जिसने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी, इसीलिए इसे जीवनी लेखों का राजकुमार भी कहा जाता है। आजीविका ढूंढने वाला सैनिक, हम देखते हैं कि पहले प्रारंभ में बाबर फरगना का शासक बना, फिर पूर्वजों की राजधानी समरकंद पर अधिकार करने का प्रयास किया। तो अब इस प्रयास में हम देखते हैं कि उसे अपने हाथ से न सिर्फ फरगना गंवाना पड़ा, बल्कि उसके हाथ से समरकंद का क्षेत्र भी निकल गया। इसी तरह अपनी शक्ति को स्थापित करने और जहां मध्य एशिया का राजनीति में असफल होने के पश्चात वह हिंदुकुश पर्वत श्रेणी को पार किया, वहीं अफगानिस्तान क्षेत्र पे अधिकार किया। तत्पश्चात वह भारत पे आक्रमण किया। कहने का आशय यह है कि बाबर ने अपनी शक्ति को स्थापित करने के लिए मध्य एशिया से जो प्रयास प्रारंभ किया था, वह प्रयास अंततः भारत में आकर के पूर्ण हुआ था। ठीक है, तो मैंने कहा बाबर प्रथम व्यक्ति था। बाबर मुगल वंश का न सिर्फ संस्थापक था, बल्कि यह प्रथम बादशाह था जिसने अपनी आत्मकथा भी लिखी थी। बाबर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी थी, मूलतः तुर्की भाषा में लिखी थी। किस भाषा में लिखी थी? तुर्की भाषा में लिखी थी। और बाबर की जो आत्मकथा है, उसका नाम है तुजुक-ए बाबरी, और इसे ही बाबरनामा के नाम से भी जाना जाता है। तो बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? बाबरनामा अथवा तुजुक-ए बाबरी। किस भाषा में लिखी गई? तुर्की भाषा में। अब सवाल पूछा जा सकता है कि जो बाबर की आत्मकथा है, जिसका लेखन तुर्की भाषा में हुआ है, उसका फारसी भाषा में किसने सर्वप्रथम अनुवाद किया था? तो जहां तक फारसी भाषा में अनुवाद की बात आती है, तो फारसी भाषा में पहली बार अनुवाद जैन खां व पायंदा हसन ने हुमायूं के शासनकाल में किया था। बाबरनामा का फारसी भाषा में पहली बार अनुवाद किसने किया था? जैन खां व पायंदा हसन ने। पुनः बाबरनामा का पुनः फारसी भाषा में अनुवाद अकबर के शासनकाल में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। इसी तरह शाहजहां के शासनकाल में बाबरनामा का पुनः फारसी भाषा में अनुवाद हुआ, और उस शाहजहां के शासनकाल में बाबरनामा फारसी भाषा में किसने अनुवाद किया था? अबू तालिब तुर्बाती ने शाहजहां के शासनकाल में बाबरनामा का पुनः फारसी भाषा में अनुवाद किया था। इसी तरह अंग्रेजी भाषा में पहली बार अनुवाद लेडेन व एर्स्किन महोदय ने पहली बार अंग्रेजी भाषा में बाबरनामा का अनुवाद किया था। अब देखते हैं, मैंने कहा कि बाबर को न सिर्फ जीवनी लेखकों का राजकुमार कहा जाता है, बल्कि आजीविका ढूंढने वाला सैनिक भी कहा जाता है। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी में समरकंद को दुनिया का सबसे आनंददायक शहर बताया है। तो यहां सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा में किस शहर को दुनिया का सबसे आनंददायक शहर बताया है? तो वह शहर कौन सा है? समरकंद। ठीक, इसी तरह काबुल को बाबर ने घोर गरीबी का देश भी कहा है। अपनी आत्मकथा में बाबर ने अपनी आत्मकथा में किस क्षेत्र को घोर गरीबी का देश कहा है? काबुल क्षेत्र को। साथ ही काबुल की जो जलवायु है, काबुल की जलवायु को दुनिया की सबसे उत्तम जलवायु भी माना है। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा में कहां की जलवायु को दुनिया की सबसे उत्तम जलवायु माना है? काबुल की जलवायु को। और घोर गरीबी का देश किसे कहा है? काबुल को। ठीक, इसी तरह
हम भारतीय संदर्भ में देखते हैं कि बाबर ने क्या कहा है। बाबर ने भारत को एक तरफ जहां असंख्य कारीगरों का देश कहा है, वहीं फलों में आम व पशुओं में हाथी की भूरी भूरी प्रशंसा की है। यहां से भी अक्सर सवाल बनते रहते हैं कि बाबर ने भारत के पशुओं में किस पशु की सर्वाधिक प्रशंसा की है, तो पशु कौन है? हाथी। इसी तरह फल के बारे में पूछा जा सकता है, तो फलों में किसकी भूरी भूरी प्रशंसा किया है? आम की। बाबर एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था और वह नक्शबंदी सिलसिले के पीर यानी गुरु, नक्शबंदी सिलसिले के पीर उबैदुल्लाह अहरार का मुरीद माने शिष्य, पीर माने गुरु और मुरीद माने शिष्य। तो बाबर किसका शिष्य था? नक्शबंदी सिलसिले के संत उबैदुल्लाह अहरार का शिष्य था। ठीक। बाबर अपने समय में नामी गामी जो शायर होते थे उनसे भी संबंध रखता था, और बाबर का प्रत्यक्ष संबंध मशहूर शायर शेर अली नवाई से भी था। बाबर का मशहूर संबंध किससे था? शेर अली नवाई से। बाबर ने, हम देखते हैं कि बाबर ने गज ए बाबरी नामक एक सड़क माप की इकाई का भी प्रचलन किया था। गज बाबरी क्या है? सड़क माप की इकाई। तो गज बाबरी क्या थी? सड़क माप की इकाई। हेनरी इलियट, साम्राज्यवादी लेखक हेनरी इलियट ने बाबर का अध्ययन करने के उपरांत बाबर के संदर्भ में लिखा। किसने लिखा? हेनरी इलियट ने। हेनरी इलियट ने बाबर के बारे में लिखा, यदि बाबर का पालन पोषण इंग्लैंड में हुआ होता तो निश्चित रूप से वह हेनरी चतुर्थ होता। यानी हेनरी इलियट ने बाबर की तुलना किससे करने का प्रयास किया है? इंग्लैंड के शासक हेनरी चतुर्थ से। क्लियर? ये रही महत्वपूर्ण तथ्यात्मक चीजें। बाकी अन्य जो चीजें रहेंगी, जैसे प्रशासन से जुड़ी हुई, अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई, स्थापत्य कला से जुड़ी हुई, या समाज और संस्कृति से जुड़ी हुई, वो जब बाद में प्रशासन, अर्थव्यवस्था ये सब पढ़ाएंगे तो उसमें आएगा। यहाँ जो महत्वपूर्ण तथ्य उनके बारे में हमने चर्चा कर दी।